इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हेलो डॉक्टर में. हेलो डॉक्टर में बात करने जा रहे हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमोल कोकाज से. आज हम उनसे जानेंगे कि अस्थमा क्या है और दमा क्या है. हालांकि ये दोनों जो बीमारी है वो एक ही है, और जो अस्थमा है, दमा है, जो श्वसन बीमारी है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आज डॉक्टर अमोल कोकाज के जरिए लेने वाले हैं, जिसका फायदा हमारे जो पेशेंट्स है, रोगी जो है, उनको होने वाला है, जो आमतौर पे दमा और अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं. और जैसे कि पोल्यूशन जैसे बढ़ता है, या फिर जो भी कोई एक एलर्जी उनको जो होती है श्वास संबंधित, तो उस पर जो है डॉक्टर अमोल कोकाज हमको एक मार्गदर्शन करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप उनको स्वागत करते हैं. डॉक्टर अमोल कोकाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में. आज आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए. हम लोग यहाँ इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में वैसे तो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें अभी का जो कंडीशंस है, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो पोल्यूशन चेंज हो रहा है, तो उससे देखते हुए ये वाला जो टॉपिक है दमा का, ये मुझे लगता है कि अभी काफ़ी रेलेवेंट है. अभी जब सीज़न चेंज होता है, ठंडी आती है, तो भी दमा की चीज़ें, दमा के जो रोगी हैं उनको तकलीफ़ होती है और उनके परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो इसलिए हम लोग ने एक्चुअली इस टॉपिक पे थोड़ा अवेयरनेस करने का सोचा है, ताकि लोगों को भी अवेयर रहे और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो अभी जो सीज़न चेंज होगा उसमें. बाकी हमारे यहाँ पर दमा का भी ट्रीटमेंट होता है और बाकी भी जो चीज़ें हैं उन सब का ट्रीटमेंट होता है. मैं डॉक्टर अमोल कोकाज हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, बट मेनली जो मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, मतलब मैं आईसीयू देखता हूँ और उसके साथ साथ जनरल मेडिसिन के जो पेशेंट्स हैं वो भी देखता हूँ. जी, जैसे कि आपने बताया पर्टिकुलर विंटर सीजन में जैसे कि दमा के पेशेंट्स जो है उनमें परसेंट वाइज बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे में किन मरीजों को ज़्यादा अस्थमा होने का चांसेस रहता है? देखिए, दमा की बीमारी जो है वो बच्चों में, बड़ों में, सारे ही लोगों में पाई जाती है. इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो क्रॉनिक डिसीज़ बोलते हैं, जिसमें बार बार तकलीफ होती है, उसमें दमा पहले नंबर पर आता है. उसके अलावा जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो फिर जो बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, उसके वजह से दमा का एक पार्ट होता है. दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो चेंजेस आ रहे हैं, पोल्यूशन हो गया या वायरल इन्फेक्शंस हो गए, तो इस कारण की वजह से भी होता है. जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं. जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते बट अगर वो घर में पी रहे हैं तो वो अपने बच्चों को उसके लिए प्रोन कर रहे हैं, मतलब उनको रिस्क बढ़ा रहे हैं. तो ये सब चीज़ों के कारण दमा होता है और सारे ही लोगों में पाया जाता है. अब हम लोग जब दमा के कारण का ये सोच रहे हैं, तो एक प्रिवेंशन वाली बात भी मुझे लगता है यहीं पे डिस्कस कर लेनी चाहिए. कारण क्या है दमा होने के पीछे का? जी, तो एक होता है एलर्जी वाला, क्योंकि ये तो सबका अपना अपना इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को एलर्जी होगी, किसी को नहीं होगी. बट एलर्जी के साथ अगर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जुड़ जाते हैं तो फिर दमा की बीमारी तेजी से होती है. जी, जैसे छोटे छोटे फैक्टर्स है, डस्ट है या फिर स्मोक कर रहा है कोई, या फिर बाहर गए तो एक अलग तरह का जो पोल्यूशन जैसे रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, उसकी वजह से भी होता है. तो इन सब चीज़ों का कारण जो आपने बताया है, उपाय किस तरह से संभव है इसका? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, तो कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं. स्मोकिंग लोग अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने घर वालों को एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ का. जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको जहाँ पे रिलेवेंट है वहाँ मास्क लगाना ज़रूरी है. कोविड के बाद मास्क में काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं, तो अब आप जनरल भी अगर यूज़ करोगे तो कोई आपको ऐसे नहीं देखेगा कि ये मास्क लगा के, क्योंकि अब इतना अवेयरनेस तो हमारे यहाँ आ गया है. तो मुझे लगता है जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, जो हमें पता है कि धूल वाली जगह है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है प्रिकॉशनरी लेनी चाहिए. यहाँ ट्रीटमेंट की बात है, अगर ये सब ट्रीटमेंट भी आपने मतलब ये सब प्रिकॉशन भी ले लिया आपने, फिर भी बीमारी हो ही गई है. जो किसी को एलर्जी है या किसी को इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से दमा का अटैक आ गया, तो फिर ट्रीटमेंट 3 तरीके से होती है. एक ट्रीटमेंट होती है नेबुलाइजर वाली, जो भाप देते हैं,
दूसरी होती है दवाई की टैबलेट जो चालू रहती है, और तीसरा होता है कुछ इंजेक्शंस देते हैं जब अटैक आता है। बेस्ट ट्रीटमेंट जो अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है वो होती है नेबुलाइज़र या फिर इन्हेलर। तो मोस्टली सब डॉक्टर्स पेशेंट को इन्हेलर या नेबुलाइज़र प्रिस्क्राइब करते हैं, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बताएंगे जो कि जनरल पब्लिक में होता है कि अगर हम इन्हेलर लेंगे तो हमें आदत हो जाएगी या हमें दमा की बीमारी उसके वजह से हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी इन्हेलर के वजह से दमा की बीमारी नहीं होती, बट दमा की बीमारी कंट्रोल करने के लिए इन्हेलर काफ़ी मात्रा में अपने को हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप इन्हेलर लेते हो तो दवाई सीधी फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, तो उसके वजह से बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। बस एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, जब भी आप इन्हेलर लो तो साथ में पानी पी लो या गरारे कर लो, ताकि जो दवाई है वो यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए गले में, वो लंग्स में जानी चाहिए, या पेट में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि आप टैबलेट लेंगे या सायरप लेंगे तो वो दवाई जो है पेट में जाके पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब होगी, तो उसके रिलेटिव साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी ये जो मिसकंसेप्शन है कि इन्हेलर से तकलीफ होती है, ये बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वो बेस्ट ट्रीटमेंट है दमा का, और जितना मात्रा में बताया गया है उतने मात्रा में वो टाइप का इन्हेलर यूज़ करना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे कि ऑलरेडी जिनको दमा है, अस्थमा है, उनको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या वो बाहरी दुनिया ज़्यादा अफेक्ट करती है, या फिर उनको ऐसे जो बाहर के जो एटमॉस्फेयर रहता है वो किस तरह से वो हैंडल कर सकते हैं? एक सिंपल चीज़ है कि एक्सरसाइज वाला जो पार्ट होता है, कोई भी रेस्पिरेटरी इशू हो या कोई भी बीमारी हो तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट जब दमा वाला पार्ट होता है तो आप ठंडी में एक्सरसाइज ना करें। आपको करना है तो आप अपने गर्म कमरे में कोजी इसमें जो भी एक्सरसाइज करना है करें। दूसरा है कि कोल्ड एनवायरनमेंट में वैसे भी बचे। आप जब बाहर जा रहे हैं, जो भी कोई पेशेंट है वो बाहर जा रहे हैं, तो वो ऐसे कपड़े पहन के जाए कि वो कंफर्टेबल रहे, गर्म रहे, ठंड ना लगे। तीसरी चीज़ होती है कि बचने के लिए दवाई का जो भी कुछ दवाई लिखी है या दवाई दी है वो प्रॉपर टाइम से ले। खाने में ठंडा खट्टा ये वाली चीज़ उस टाइम पे अवॉइड करें। फ्रेश फूड खाएं। जो भी सीजनल उस टाइम के जो फ्रूट्स होंगे वो आपको इम्यूनिटी देते हैं, वो लीजिए। और उसके अलावा एक और नई चीज़ होती है कि वैक्सीन। जैसे कोविड में हम लोग ने देखा कि कोविड से बचने के लिए काफ़ी सारी वैक्सीन लोगों ने मतलब ली है बराबर टाइम से। ऐसे दमा के लिए जो वायरस तकलीफ देते हैं या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ये बीमारी बढ़ा सकते तो हैं। क्या वैक्सीनेशन इसके लिए है अवेलेबल? इसके लिए मतलब सीधे दमा के लिए वैक्सीन नहीं होता, बट दमा जिस कारणों से होता है उसमें कुछ वायरस प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन होती है। जी, तो ये हेली डिवाइस क्या है, इसका क्या ज्यादा करके यूज होता है? एक हेली डिवाइस जैसे इनहेलर होता है उसी टाइप का डिवाइस होता है, बट छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स सपोज काम कर रहे हैं, तो उनको अगर 3 बार किसी ने कहा है इनहेलर लेना है या 2 बार कहा है, तो हेली डिवाइस आपके मोबाइल के साथ अटैच्ड होता है और वो आपको टाइम टाइम पे अलार्म देता है, नोटिफाई करता है कि अब टाइम हो गया है। उसके अलावा आपने कितना लिया है ये भी वो बताता है कि ड्रग कितना गया है। तो मॉनिटरिंग के लिए हेली डिवाइस बहुत अच्छी चीज़ है, और ख़ास करके बच्चों के लिए। बड़े लोग तो ले लेते हैं, वो साथ में ले जा सकते हैं, बट अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है, बच्चा ही है, उसको याद नहीं रह रही या वो कैसे ले रहा है, कितना ले रहा है, ये सब चीज़ें वो हेली डिवाइस अपने आप मॉनिटर करता है, अपने को बताता है। तो ये नया चीज़ है हेली डिवाइस वाला जो पार्ट है, वो भी यूज़ धीरे धीरे बढ़ेगा तो अपने को मॉनिटरिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। मतलब जो दमा ग्रसित जो पेशेंट्स है उनको हेली डिवाइस जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनका वो कंट्रोल में रहे। एक और क्वेश्चन है कि जो दमा के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए क्रूशियल ऐसे कौन सा पीरियड रहता है ज़्यादा करके कि उनको अस्थमा के ऐसे या दमा के अटैक्स ऐसे आते हैं, तो वो क्रूशियल पीरियड्स टाइम ऐसा कोई है उसमें? बिल्कुल, ये जो एक्सपोजर होता है, जैसे अभी सीजन चेंज हो गया या कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एक्सपोजर हो गया इन सब चीज़ों से, तो इस टाइम पे दमा का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम भी दमा का अटैक बढ़ता है। उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो अब जैसे डॉक्टर को दिखाया है दमा कंट्रोल में आ गया है, बट अपने आप दवाई बंद ना करें, क्योंकि दमा की वजह से जो अंदर में चीज़ें चल रही है वो कंट्रोल कैसे करना है ये डॉक्टर आपको बराबर बताएंगे। जो भी पेशेंट दवाई ले रहा है वो डॉक्टर के हिसाब से पूरी दवाई ले। ऐसा नहीं कि मेरे सिम्टम कंट्रोल हो गए अब तो मैं बंद कर देता हूँ।
उससे क्या होता है कि अंदर बीमारी थोड़ी थोड़ी चल रही है, वो तो नहीं पेशेंट को पता चल रहा, वो तो डॉक्टर जो देख रहे हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी कुछ अलग अलग इससे उनको पता चल रहा है। तो वो जैसे बता रहे उतना कोर्स पूरा लीजिए और उसके बाद बंद कीजिए। डॉक्टर, ये क्या अनुवांशिक बीमारी हो सकती है दमा? अनुवांशिक होता है, एक पार्ट उसका अनुवांशिक डेफिनेटली होता है और एक एनवायरमेंटल होता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमूल कोकास, आपने दमा इस विषय पे जानकारी दी है और सभी दर्शकों को ये एक समझ में आ गया होगा कि जो दमा अस्थमा है वो किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी हेली डिवाइस करके एक ऐसा आ गया इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपको कितना प्रतिशत आपको दमा है और अटैक्स की भी वो सिम्टम्स को बताते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अमूल कोकास ने हमें जानकारी दी है। आगे के ऐसे ही मुख्य ऐसे जो विशेष जो बीमारी रहते हैं उस पर जानकारी लेने के लिए हम देखते रहिए आप हेलो डॉक्टर। तब तक के लिए नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address, Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100.